इंसान जब भी कोई काम करने जाता है तो उससे पहले एक प्लान बनाता है और उस प्लान के तहत वह काम भी करता है। लेकिन जब उसका काम सफल नहीं होता तो वह इस कदर पागल हो जाता है कि उस काम को करने के लिए जद्दोजहद करने लगता है। लेकिन उसका काम तब भी सफल नहीं होता तो वह जो है जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लेता है जिसके वजह से वह काफ़ी दिक्कत में पड़ जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही होता है, जिसमें एक व्यक्ति होता है जो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने परिवार को इस तरह पाल रहा होता है कि एक दिन उस व्यक्ति का एक पार्क में डेड बॉडी मिलती है। जब पुलिस इस डेड बॉडी को चेक करती है और इसका पूरी तरह से जब शिनाख्त करती है, जो सामने सबके सच्चाई निकल के आता है, इसको सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। और दोस्तों, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का एक माना शहर पड़ता है सिंधुदुर्ग और उसी के पास एक थाना भी पड़ता है सावतवाड़ी जो पड़ता है वह बहुत ही जाना माना सिटी भी पड़ता है खैर। और उसी के पास एक गांव पड़ता है भाड़ गांव। मैं कर रहा हूं 8 नवंबर 2017 को सुबह का टाइम होता। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के निकलते हैं तो वहां पर जो सावतवाड़ी होता है, सावतवाड़ी के कुछ दूरी पर चलने पर अबोली सावले साथ पिकनिक पॉइंट पड़ता है। वहाँ पिकनिक पॉइंट पे लोग सुबह का टाइम होता है, जैसे ही लोग सुबह के टाइम आते हैं तो वहाँ गेट बंद होता है और जैसे ही गेट पे देखते हैं तो वहाँ पर उसके ऊपर कुछ खून लगे हुए थे। तभी वहाँ के लोग चौंक से जाते हैं, लेकिन वह गेट खोल देते हैं। अंदर जाते हैं तो वहाँ उसके अंदर एक काफ़ी गहरा गड्ढा होता है और उसी गड्ढे में वह जैसे ही झांक के देखते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि बिस्तर से एक लपेटा हुआ डेड बॉडी गिरा हुआ है और वह उसके बिस्तर में काफ़ी ज़्यादा ब्लड लगा हुआ है, जिससे कुछ लोग वहाँ तुरंत ही जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद तुरंत ही शोर शराबा करने लगते हैं और उसी समय तुरंत ही उसी गढ़िंगल थाने में फ़ोन कर देते हैं, जिससे मौके पर गढ़िंगल थाने की पुलिस की जो टीम होती है उसी घटनास्थल पहुंचती है जहां पर उस आदमी का डेड बॉडी मिला होता है। तभी पुलिस वहां पहुंचकर जब उस गड्ढे की तरफ जाती है और वहां पर 2 लोग अंदर घुस आते हैं तो उसी समय उस डेड बॉडी को लोग निकालने भी लगते हैं। तो वहाँ देखा जाता है कि वहाँ पर एक खून से लथपथ लोहे की लाड़ भी पड़ी हुई है और पुलिस जब उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसका पूरी तरह से शिनाख्त करने भी लग जाती है तो उसमें यह देखती है कि उसके शरीर पर काफ़ी तेज़धार हथियार से कई बार वार किए गए हैं, जिससे उसी समय लग रहा था उस व्यक्ति की वहाँ पर दर्दनाक मौत हो गई है। अब पुलिस जो होती है इस व्यक्ति का शिनाख्त करने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति का तलाशी भी लेने लगती है, जिससे उसके पास एक आईडी कार्ड होता है। जो आईडी कार्ड में लिखा होता है विजय कुमार गुराव। तुरंत ही पुलिस जब उस व्यक्ति को देखती है, उसका चेहरा काफ़ी बुरी तरह से कुचला गया था, जिससे पुलिस उस चेहरे को पहचान भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन पुलिस जैसे ही उस एड्रेस पे पहुंचती है, पता लगता है वह आदमी जहाँ वह रहने वाला होता है वह उसी के ही भाड़ गांव का रहने वाला होता है। तो पुलिस उसी समय वहाँ जब पहुँचती है तो पुलिस पता लगता है कि वहाँ उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है जयलक्ष्मी जो होती है उसकी पत्नी उसी समय वह काफ़ी उदास बैठी होती है। पुलिस जब पूछने लगती है कि आप तुम्हारे पति हैं, तो वह आईडी देख कर तुरंत औरत कह देती है कि यह तो हमारे पति है। और वहीं पर तुरंत ही वह कहने भी लग जाती है, साहब हमारे पति कल से निकले हैं लेकिन आज तक नहीं आए। तो जैसे ही जयलक्ष्मी उसी समय पुलिस के साथ वह उसी के ही गढ़िंगल थाने में पहुंचती है तो तुरंत ही जैसे उस बॉडी को देखती है तो वह देखने लग जाती है, ध्यान से काफ़ी देखती है। और जयलक्ष्मी जैसे इस बॉडी को देखती है तो वह कहती है कि यह तो हमारे पति है ही नहीं। और तुरंत ही पुलिस शंका खा जाती है, कैसे हो सकता है, क्योंकि इनके पास इनका आईडेंटिटी कार्ड मिला है। लेकिन उनकी जो पत्नी होती है जयलक्ष्मी इस बात से इनकार कर जाती है। जब इनकार कर जाती है तो पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी से जो लिपटा हुआ बिस्तर मिला था और उस बिस्तर में काफ़ी ब्लड थे, उसी बिस्तर के ब्लड को तुरंत ही पुलिस जो है उस जयलक्ष्मी के ब्लड से मिलाने की भी कोशिश करने लगती है। जब पुलिस जयलक्ष्मी के ब्लड को लेती है तुरंत ही वह को उसी समय डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती है और पुलिस इस समय मैच करने का भी इंतजार कर रही होती है। तो पुलिस अब करे क्या, तो सबसे पहले पुलिस जब इंतजार करने लगती है तो लगभग उसी समय यानी कि 24 घंटे के अंदर उस डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट भी आ जाता है, जिससे पता चलता है यह कोई और नहीं है, यह जो है जयलक्ष्मी के पति विजय कुमार गुर्रव है। तो पुलिस उसी समय जब जयलक्ष्मी के घर पहुंचती है तो वहां देखती है कि जयलक्ष्मी वहां तो फरार है और उसकी जो सासू माँ होती है, सासू माँ उसी समय वह वहीं पर खड़ी होती हैं। तो पुलिस उनसे पूछने लगती है कि जयलक्ष्मी गई कहाँ। तो उसी समय वह बताने लगती हैं कि जयलक्ष्मी यहाँ से काफ़ी सारे गहने लेकर वह अपने पड़ोसी चौबे है जो हमारे ही बहू के साथ वह उसी समय
फरार हो गई है और वह जो है बहू हमारे घर के काफ़ी सारे गहने लेकर भी फरार है। अब पुलिस तुरंत ही शंका हो जाता है कि इन दोनों के बीच या संबंध है या काफ़ी करीब संबंध लगता है। तो पुलिस उसी समय अब विजय कुमार के बॉडी को उठाकर वहाँ से पुलिस थाने से तुरंत ही उसी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस तुरंत ही इस घटना को तुरंत ही नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज करके पुलिस इस केस में काफ़ी छानबीन भी करना शुरू कर देती है। तो जब पुलिस का छानबीन करना शुरू कर देती है तो सबसे पहले उसी विजय कुमार के पड़ोस के घर वालों से जब पुलिस पूछने जाती है तो पता चलता है कि सुरेश चौबे जो होता है, सुरेश चौबे वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसी गांव पंच संस्था का मैनेजर है। तो पुलिस तुरंत ही उसी समय अब सुरेश चौबे के बारे में जानकारी लेने लगती है। पता चलता है सुरेश चौबे, तो पता यह चलता है कि वह जो दोनों होते हैं उनका लोकेशन कभी गुजरात और कभी जो है महाराष्ट्र या कभी जो है कलकत्ता बता रहा होता है। तो पुलिस उनको पकड़ने के लिए काफ़ी पुलिस की भी टीम लगा देती है, जिससे वह जल्द 10 नवंबर 2017 को ही वह लगभग शाम का टाइम होता है। तो उसी समय मुंबई के ही पनवेल के लोकल रेलवे स्टेशन पे वह उसी समय दोनों वह भागने के फिराक में होते हैं। पुलिस जाकर उन लोगों दोनों को उसी समय धर दबोचती है और धर दबोचने के बाद पुलिस जो होती है अब वह पुलिस थाने गढ़हिंगल लाती है। जो है दोनों से उस समय काफ़ी कड़ाई से पूछताछ करना कर देती है, क्योंकि पुलिस के साथ काफ़ी सारे सबूत थे उनके खिलाफ। अब वह जो दोनों होते हैं उसी समय पुलिस के सामने काफ़ी थरथर से कांपने भी लग जाते हैं। वह तुरंत ही अपना जुल्म कबूल कर लेते हैं और पुलिस के सामने उसी समय ऐसी सच्चाई रखने लग जाते हैं। वह बताना शुरू कर देती है। विजय कुमार गुर्रो जो होते हैं, विजय कुमार गुर्रो वह उसी के ही इलाके में भड़ गाँव में रहते हैं और उनकी उम्र होती है 38 साल। और वह जो होते हैं विजय कुमार गुर्रो वह गढ़हिंगल के ही कॉलेज में वह एक सहायक अध्यापक भी हैं। और उनकी पत्नी जो होती है जय लक्ष्मी जो होती है, जय लक्ष्मी भी वह अपने घर में अपने घर की गृहस्थी को वह संभालती थी। और उनकी एक लड़का भी होता है, उसका उम्र होता है 18 साल। तो वो काफ़ी अच्छे से पढ़ा लिखा रही होती हैं। तो उसी समय अब जो होता है विजय कुमार वह दिन में अपना ही वह कॉलेज में जाता है, जिससे सुबह 9 बजे निकल जाते हैं, वह शाम को 5 बजे वापस आ जाते हैं। लेकिन उनका कोचिंग भी क्लास कुछ उनका भी चलता रहता था। और इसी बीच जो होते हैं विजय कुमार अपने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उलझ से गए थे। और उनकी पत्नी जो होती है जय लक्ष्मी वह जो है इस उलझन की वजह से उनमें काफ़ी जो है इनके परिवार में काफ़ी दिक्कतें भी होती थी। क्यों होती है, जय लक्ष्मी के पास काफ़ी सारे पैसे भी होते हैं और इस पैसे की खूबी को वह काफ़ी अच्छे का तरीके से इसका भी उपयोग भी करती है। धीरे धीरे इनका जो है अपना गृहस्थी संभाल कर इनका जय लक्ष्मी का काफ़ी अच्छे से घर चलने लगता है। अब इनका वक्त गुजरने लगता है तो जय लक्ष्मी जो होती है, जय लक्ष्मी को ऐसा लगने लगता है कि हमारे पति के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमजोरी है और उसे जय लक्ष्मी को उसके शारीरिक सुख वह नहीं मिलता। इसी वजह से वह जो है जय लक्ष्मी काफ़ी चिड़चिड़ापन उसके अंदर सा भर्स भी जाता है। तभी वह जो होती है जय लक्ष्मी वह जो काफ़ी अपने ही घर में अकेली रहती थी, वह बैठे बैठे अपने मन में सोचती है क्यों ना हो कोई हमें ऐसा हम सफ़र मिल जाए जो हमारा साथ दे। तो उसी लक्ष्मी जो होती है जय लक्ष्मी का पड़ोस का रहने वाला सुरेश चौबे जो होता है, जिसकी उम्र होती है मात्र 34 साल और उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रीति और उसकी उम्र होती है 30 साल और उसके भी एक लड़का भी होता है। अब जो होता है सुरेश चौबे अपने ही गांव के पंच संस्था चलाता है, उसी का वह मैनेजर था। और जो है मैनेजर होने की वजह से उस गांव में उसकी काफ़ी जमती थी, जिससे वह उसका काफ़ी अच्छा ज़्यादा व्यवहार था। इसके लिए उसके संस्था में काफ़ी अच्छे से लोग भी शामिल हो गए थे। तो इसकी खबर वह उस समय जय लक्ष्मी को भी लग जाती है। जय लक्ष्मी जो होती है वह उस समय सुरेश से भी संपर्क करती है और सुरेश से संपर्क करने के बाद उससे जो है वह जाकर कभी कभी उस संस्था के बारे में बात करती है। वह उससे बोलती है हमें भी इस संस्था में जुड़ना है। तो सुरेश चौबे वह काफ़ी हंसी मजाक भी किया करता था उस समय जय लक्ष्मी से। लेकिन जय लक्ष्मी से हंसी मजाक करने की वजह से सुरेश चौबे उस जय लक्ष्मी के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया था, जिसकी वजह से इस चीज़ की भनक उस समय जो होती है जय लक्ष्मी की भी लग जाती है कि वह जो होता है वह समझ भी जाती है कि हमें सुरेश चौबे काफ़ी ज़्यादा चाहने लगा है और वह इस जाल में बैठी रहती है कब हमें मौका मिले और कब वो आके हमें इस बात का जिक्र तुरंत ही सुरेश चौबे करे, जिससे हम अपनी बात भी उसके सामने रख जाते हैं। जिससे एक दिन जब मौका मिलता है और उसी समय विजय कुमार जो होते हैं वह अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। तो उसी समय वह घर पर काफ़ी अकेली होती है और जैसे ही वह सुरेश चौबे आता है उसी समय
सुरेश चौबे वह देखता है कि घर में उस समय उसका जो है उसका पति बाहर गया है। तो उसी समय मौका निकाल कर वह जैसे ही घर में घुसता है तो वह देख लेता है कि वह जो होती है जयलक्ष्मी वह बाथरूम से निकलकर वह कपड़ा अपना बदल ही रही होती है। तुरंत ही उसी समय वह देखकर इतना इस कदर उसकी तरफ खिंचा हुआ सुरेश चौबे चला जाता है कि तुरंत ही वह उसके इशारों को भी समझ जाती है और दोनों मिलकर वहीं पर ही ऐसा ही बातें करने लगते हैं जैसे एक पति और पत्नी के बीच बातें होती हैं। और उसी समय दोनों मिलकर वहाँ संबंध बनाते हैं। और यह संबंध जो होता है इनका जब वह विजय कुमार नहीं रहता तो आए दिन इनका संबंध ऐसे ही बनता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है जिसकी वजह से इनका जो संबंध का रिश्ता होता है यह बाहर आ ही जाता है और उसकी खबर आस पड़ोस के लोगों को भी लग जाती है। उसी समय पास के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम होता है नितेश जो होता है वह काफ़ी इस घर पे निगरानी लगता है कि उसको शंका था कि यह सुरेश चौबे उस घर में काफ़ी आना जाना लगा रहता है। और इसकी वजह से वह नितेश तुरंत ही जाकर उसी समय वह जो होता है जैसे ही वह शाम का टाइम होता है विजय कुमार वह घर पर आता है तुरंत ही जाकर उसके कानों में यह बात भर देता है जिसके उसके कानों में यह खबर पड़ते ही तुरंत ही वह काफ़ी ज़्यादा विजय कुमार भन्ना से जाते हैं। और जैसे ही वह जो व्यक्ति होता है बाहर निकलता है तुरंत अपनी पत्नी को यह बोलने लगता है कि यह मैं जो सुन रहा हूँ क्या यह सही है। तो उसी समय अब जो होती है जयलक्ष्मी कहती है नहीं यह जो कह रहा है यह व्यक्ति सरासर झूठ बोल रहा है। तो उसी समय अब जो होते हैं विजय कुमार अपने पत्नी की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन उनके मन में काफ़ी शक का कीड़ा बैठ गया था। अब इसकी वजह से वह सुरेश चौबे और अपनी पत्नी जयलक्ष्मी के ऊपर काफ़ी सारा ध्यान देने लगते हैं जिसकी वजह से जयलक्ष्मी और सुरेश चौबे का मिलना काफ़ी दुश्वार हो गया था। और इसकी वजह से इनमें काफ़ी दूरियां भी बनने लगती है। और इसकी वजह से आप सोचते हैं कि हमें यह मिलना काफ़ी कठिन सा लग रहा है। लेकिन एक दिन मौके की तलाश में बैठे होते हैं जैसे ही वह आनाकानी करके उसी समय विजय कुमार वह जैसे ही निकल जाता है तो वह देख लेता है कि वह जैसे ही निकल गया है सुरेश तुरंत ही पकड़ लेता है। तुरंत ही वह घर में जाता है और उसी समय जयलक्ष्मी से बातें करता है। वह कहने लगता है कि हमें इस रास्ते का हल कैसे निकाला जाए। तो अब जो होती है वह तुरंत ही इस प्लान में ऐसा ही कामयाबी देने की कोशिश करने लगती है जयलक्ष्मी जिससे सुरेश चौबे सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब जो होती है वह इस चीज़ को वह जानकारी तुरंत ही सुरेश चौबे को जब देता है तो वह ऐसा प्लान बनाने की भी कोशिश करने लगता है। वह बताने लगता है कल यानी कि 7 नवंबर 2017 का दिन है तो उसी दिन हमारे पति वह जो है जल्दी से आ जाते हैं। तो इसकी वजह से तुम एक तैयारी करके रखना, तुम अपने पास कुछ हथियार भी रखना। तो उसी समय जो सुरेश चौबे होता है सुरेश चौबे पूरी तैयारी करके रखता है और उसी समय वह वेट करता है कब वह विजय कुमार आए। और जैसे ही विजय कुमार आता है घर में तुरंत ही वह जैसे ही घुसता है तो उसकी पत्नी जो होती है जयलक्ष्मी खाने में कुछ ज़्यादा ही नींद की गोलियां मिला देता है जिससे मिलाने के बाद जब वह तुरंत ही नींद की गोली खाना सहित वह खा लेते हैं विजय कुमार तुरंत ही वह इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं। वह जाकर अपने चारपाई पे सो जाते हैं और उनको कुछ होश तेज भी नहीं रहता। तो उसी समय जब रात का टाइम हो जाता है लगभग 9 बजे का टाइम होता है तो उसी समय वह दरवाजे पर सुरेश चौबे आता है। तुरंत ही वह जयलक्ष्मी समझ जाती है, तुरंत उनको अंदर बुलाती है और उसी समय वह जाकर पूरी साजिश के तहत उसी समय उनकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के लिए तुरंत ही उनके बॉडी को उसी समय कर वह जो है आबोली सावले प्रसाद पिकनिक पॉइंट में ले जाता है और वहाँ पर उनके बॉडी को वह रात के वक्त उसी समय वह गड्ढे में डंप कर देता है और वह जो है उसी समय वह लोहे की राड भी वहीं पर फेंक देता है। तुरंत ही उसी समय वह चला आता है और वह जो होती है जयलक्ष्मी अपने घर में वह पूरी तरह से उसकी सफाई कर देती है जिससे उसका कोई सबूत नहीं मिले। तो वाकई में दोस्तों जब यह पूरी सच्चाई उसी समय उसकी पत्नी जयलक्ष्मी और वह सुरेश चौबे के यह द्वारा सुना जाता है तो पुलिस उसी समय सुनकर उसी समय काफ़ी हैरान हो जाती है और इन दोनों को उसी समय ले जाकर कोर्ट में पेशी करने के बाद इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।